हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट्स और जो जॉब में है इधर जो जॉब में जाने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का ये स्पेसिफिक इसका जो टॉपिक है वो है कि करियर गाइडेंस के लिए मैंने रखी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ वगैरह हम लोग होल्ड करते हैं और मतलब लेने के बाद होल्ड कर देते हैं उन मतलब उन सारे रिज्यूम्स को वगैरह की, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको गैप्स जो नज़र आता है आइडेंटिफाई होने के बाद, तो वो होल्ड पे रखते हैं हम लोग, उसको रिपीट डिसीजन लेने के लिए रखा जाता है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो भी रिज्यूम सिलेक्टेड होते हैं फॉर कि हाँ ठीक है द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रीज, सो इस तरीके का सुटेबिलिटी कंफर्म होने के बाद कुछ रिज्यूम हम असाइड में रख देते हैं और कुछ को होल्ड रख देते हैं। होल्ड वाले जो रिज्यूम है उनके ऊपर हम लोग वापस से विचार विमर्श कर लेते हैं। अगर जो फर्स्ट सिलेक्टेड जो कुछ रिज्यूम्स होते हैं इधर जो इंटरव्यू होने के बाद जो सिलेक्शन हो जाते हैं, तो उनको हम कॉल के लिए फाइनल कॉल के लिए उनको इनवाइट करते हैं। अगर इन केस वो फेलियर होता है नहीं करते हैं तो सेकंड केस में होल्ड वाले लोगों को हम आगे उनको प्रोसेस में ले लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनिशियल जो सिलेक्टेड होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ 50% लोग आगे पीछे हो जाते हैं, या हो सकता है कि वो ज्वाइनिंग नहीं करते, या हो सकता है कि उनको पैरेलल कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी हो गई तो वो फिर वहाँ के लिए मूव कर जाते हैं। तो ऐसे में फिर जो होल्ड में हम जिन लोगों को रखते हैं वो लोग इस तरीके से उनको हम वापस रिकन्सिडरेशन के लिए कॉल करके उनको प्रोसेस में ले लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने क्या देखी है कि कई बार लोग इंजीनियरिंग है, साइंस ग्रेजुएट हैं, या जो भी उनका ग्रेजुएशन हो, 80% लोगों को मैं अब देख रहा हूँ कि दे आर नॉट चूजिंग देयर करियर पाथ अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो रहा है और आगे ये और ख़राब होता जाने की सीन दिख रही है। क्योंकि क्या होती है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो बहुत, लेकिन नंबर ऑफ जो इंजीनियर साइंस ग्रेजुएट जो हर साल निकल रहे हैं, दैट नंबर आर टू मच हाई। सपोज करो एवरी ईयर मार्केट में जॉब अगर 100 हो रही हैं तो इंजीनियर्स एंड साइंस ग्रेजुएट जॉब के लिए 1000 के आसपास, मे बी मोर, हाँ वो 2000 3000 के रेशियो में हो रहा है। 100 के अगेंस्ट में 2 से 3000 4000 तक एप्लीकेंट्स हो रहे हैं। ये जो सीनरियो मैं देख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो भी ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे इधर आप इंजीनियरिंग हो, चाहे इधर आप साइंस ग्रेजुएट हो, या कोई और ग्रेजुएशन हो आपको, यू हैव टू चूज़ योर ओन फील्ड। आपको अपनी ओन फील्ड को ही चूज़ करना सबसे बेटर होगा। उसमें आप ग्रोथ देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्गेनाइजेशन देख लिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने करियर पाथ की सुटेबिलिटी फाइंड करिए, इधर जॉब ढूंढिए। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए देता हूँ कि कई लोग इंजीनियरिंग चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इधर इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तो ऐसा देखने में आता है कि कई बार लोग आईटी सेक्टर में चूज़ करके ऑप्शन ले लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 4 साल का ग्रेजुएशन आईटी में किए हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए, वो तो चलो ठीक है वो उसके लिए हैं। बट जो अदर ग्रेजुएशन के लोग उसमें जो एंट्री मार रहे हैं कुछ बेस कोर्स करके, आइदर सपोर्टिंग कोर्स करके, तो वो लोग जो उस तरीके का चॉइस ले रहे हैं, तो ये आखिर कितने लोग, मेरे हिसाब से कितने समय तक चलेगा ये। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये इम्पैक्ट जो है खुद जो आईटी इंजीनियरिंग किए हुए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव होता जाएगा, उनके लिए भी तकलीफ पैदा होगी। फिर जो अदर ग्रेजुएशन वाले हैं जो लर्निंग करके उसमें जा रहे हैं, उनके लिए भी वही दिक्कत होने वाली है। तो उस कंपटीशन को अननेसेसरी और टफेस्ट होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर वो पूरा मतलब वो पूरा सेक्टर ही फिर वाइब्रेशन मोड में आ जाएगा और लोगों को सैलरी के लिए फिर अननेसेसरी डिफेंसिव होना पड़ जाएगा, और डिफेंडिंग होते जाएंगे, कंपटीशन उसका टफ होता चला जाएगा। अब उसमें होता कैसा है कि इफ़ यू हैड कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन अदर हैं, तो अगर आप देखने जाए तो आपके कोर सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहां आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। दे आर नॉट ऑप्टिंग राइट चॉइस, राइट ऑर्गेनाइजेशन, राइट कंसल्टेंसी नहीं होती उनके पास, राइट गाइडेंस नहीं होती है, राइट पाथ उनको नहीं मिलता है। तो इन सब वजहों के चलते जो है वो मतलब साइड हो जाता है, या उनको समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं फिर
आईटी सेक्टर की जो मतलब मार्केट में हवा है वो उसी दिशा में दौड़े जाते हैं। तो ये जो है अननेसेसरी एक मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती जा रही है, क्योंकि मैं आईटी फील्ड के लोगों से जुड़ा हूँ। मेरे घर में भी इंजीनियर्स और भी हैं जो आईटी में है, कोई कंप्यूटर में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में है। मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का हूँ। तो इन सब चीज़ों को देख करके मुझे वही समझ में आया, जब उनसे भी मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और ये आने वाले समय में उन सभी के लिए भी तकलीफ है जो ऑलरेडी कोर्स से रिलेटेड है, और जो नॉन कोर्स से वहाँ आ रहे हैं उनके लिए भी वो हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन यही था बोलने के लिए कि उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए कि आप जिस ग्रेजुएशन से पढ़ाई की हो आप उसी फील्ड में देखिए। क्योंकि देखो, एक चीज़ आप एक्सेप्ट करके ले लो कि 100%, चलो एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि 100 इंजीनियर निकले इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से, सपोज। अब इलेक्ट्रॉनिक में जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि 100 के 100 वहीं जाके पहुंच जाएंगे। 2 4 10 जाएंगे, 2 4 मीडियम में जाएंगे, 2 4 लो में जाएंगे, कुछ को जॉब ही नहीं मिलेगी 2 4 10% को। तो वो लोग साल 2 साल और स्ट्रगल करेंगे, या फिर वो किसी छोटे मोटे सेक्टर में चले जाएंगे। कुछ परसेंटेज जो है बिजनेस में चले जाएंगे। कुछ परसेंटेज ऐसे हैं कि जो उन सभी सेक्टरों से डिबार होकर के कुछ दूसरी ही चीज़ों में चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहने वाली हैं। इनके लिए आपके पास कोई राइट सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है और वो वही लोग ही उसमें सक्सेस करेंगे। तो इसी तरह से आईटी सेक्टर का भी जो है वो यही सीन होने वाला है, और वही सीन हो रहा है कि अदर ग्रेजुएशन, अदर स्ट्रीम्स के लोग उसमें मिक्सअप होते जा रहे हैं। तो अब जो सीनरी हो रही है वो धीरे धीरे वहाँ की भी डिटोरिएशन हो रही है। क्यों? क्योंकि अब कंपनी क्या कर रही है, आईटी सेक्टर की भी, अब उनको लग रहा है कि जो अदर स्ट्रीम के लोग एंट्री मार रहे हैं, अब जो खुद आईटी वाला है, कंप्यूटर वाला है, सपोज करो वो किसी, एक एग्जांपल, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर आईटी वालों को लेना है, तो मैं ये सोच के लिया कि चलो उनको मुझे सपोज इस पोजीशन के लिए, इस जॉब प्रोफाइल के लिए आई हैव टू पे 50,000 फॉर देम। बट अब क्या हो रहा है कि अब आखिर है तो हम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, मेंटालिटी बहुत ख़राब है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी ओनरशिप है या जो लोग हैं बहुत ही ख़राब है। तो वो चीप कॉस्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि जो अदर स्ट्रीम का है, सपोर्टिंग कोर्स किया है, तो उसको क्या होगा, 50 की जगह 35 का स्केल रख देंगे, तो वो आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है? क्योंकि फील्ड में घुसने के बाद काम सबको वही करना है, जो वो करेंगे वही वो भी करेंगे। आपके पढ़े हुए 4 साल की इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट, वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए होते हैं। आप पढ़ाई सब कुछ किए रहते हो, लेकिन एक ही इंडस्ट्री में या एक ही सेक्टर में आपको सारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है? कुछ ही मिलते हैं, कुछ दूसरे में रहेगा, कुछ तीसरे सेक्टर में रहेगा, कुछ चौथे ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, इस तरीके से वो होती हैं। तो अब ये सिलसिला चालू हो चुका है, तो इसमें तकलीफ किसको पैदा हो रही है? जो कोर सेक्टर वाले आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, उनको हो रही है तकलीफ। और चलो कुछ सिलेक्टेड लोग अगर उनके सेक्टर में जाके ऑक्यूपाई हो गए थोड़ा कम सैलरी में, धीरे धीरे वो ग्रोथ ले लेंगे। लेकिन वो कितने भरेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो 35 का 25 हो जाएगा, 25 वाला फिर 15,000 में स्टार्ट करने के लिए घुसेगा। तो जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 साल, 8 साल के बाद जो फिर इंजीनियर, जो अदर स्ट्रीम वाले जो आईटी में घुसेंगे, उनके लिए फिर स्केल इतू सा रह जाएगा। ठीक है? लेकिन उस समय तक क्या होगा, जो कोर आईटी, कंप्यूटर साइंस, वो एक दूसरी ही ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करेंगे, वो फिर दूसरी ही उनकी कुछ ना कुछ चालू हो जाएगी। तो ये अननेसेसरी क्या है कि वाइब्रेशन हो रहा है और ये ख़राब हो रहा है। तो ये आप मत समझ के चलो कोई भी कि अदर साइंस और अदर ग्रेजुएट्स जो हैं इंजीनियरिंग के लिए, कि वो ये सोच के रखे कि आईटी में भविष्य है, आईटी में ग्रोथ है, या आईटी में बहुत ज़्यादा सब कुछ है। तो वो सिर्फ कुछ गिनती के लोगों के लिए है, ना कि नॉट फॉर ईच एंड एवरीवन। कुछ गिनती के लोगों के लिए सक्सेस है। तो यही सब ग्राउंड पे मुझे ये कहना था कि आप अपने ही सेक्टर में, अपने ही फील्ड में क्यों नहीं बेटर ऑप्शन, जब वहाँ पे भी जाके तो 5 ही 10% लोगों को ही ग्रो मिलनी है, बाकी तो सब एवरेज में रहेंगे, इधर बिलो एवरेज रहेंगे आईटी सेक्टर में। सारे के सारे लोग हाई स्केल पे नहीं है ना। अगर उनके पास 100 एम्प्लॉय, तो आप खुद जाके देखो उनकी सैलरी सैलरी में बहुत वेरिएशंस आपको मिलेंगे। सेम स्केल पे, सेम पोजीशन पे, सेम ग्रेजुएशन पे, सेम परसेंटेज पे, सेम उनके क्वालिफिकेशन पे भी उनकी सैलरी वेरिएबल है। किसी का 1 लाख महीना होगा, किसी का 50 होगा, कोई 30 वाला भी होगा।
ठीक है, तो वो सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए है। तो जब वही कंपटीशन वही रिजल्ट एंड में लेना है तो बेटर यू हैव टू ऑप्शन ऑप्ट फॉर योर, आप खुद अपने कोर फील्ड के लिए जाइए ना। क्योंकि वहाँ पे भी हर कोई सक्सेस नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से देखो, चाहे मैंने की हो चाहे मेरे अलावा बहुत लोग हैं, लेकिन सभी एक पोजीशन पे नहीं है ना। सेम ग्रेजुएशन पे ही, सेम एक्सपीरियंस पे, सेम पोजीशन पे ही मेरी सैलरी अलग है, मेरे दूसरे पीयर्स लोग हैं उनकी अलग है, अदर इंडस्ट्री में हेल्थ केयर में उनकी अलग सैलरी स्केल है, तो सबका अलग अलग ही स्टेप्स है। तो ये अननेसेसरी, मतलब हम लोग उन सब चीज़ों को सोच करके अपने आप को भ्रमित करते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, और राइट चॉइस न लेकर के हम अनावश्यक क्रॉस और वाइस वर्सा जिगजैग लाइफ करियर ले लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक मैं मेंटल सजेशन दे रहा हूँ कि चाहे कोई भी सेक्टर आप पकड़ो, हायर ग्रोथ 10% लोगों को ही है, चाहे कोई भी सेक्टर में आप चले जाओ। बचे हुए 40-50% लोग एवरेज सैलरी पे हैं, उसके बाद बचे हुए बिलो एवरेज पे हैं, और कुछ बचे हुए जो लोग रहते हैं वो आइधर बिजनेस में चले जाते हैं, आइधर वो जॉब के लिए स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। ये रेशियो सभी सेक्टर में सेम है, कोई फर्क नहीं है, 2-5% का ऊपर नीचे, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। ये एक रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऑल जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, सभी को मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप एक्सेप्ट कीजिए, मार्केट की सिनेरियो ख़राब होती जा रही है, आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। तो जो न्यू इंजीनियर्स, जो फ्रेशर्स निकलेंगे या जो साइंस ग्रेजुएट होंगे ना, जॉब के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगा, तो ऐसे में सस्टेन करना बहुत हार्ड होगा। इसलिए आप जब इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, या जो भी करने जा रहे हो, यू हैव टू डिसाइड, करियर गाइडेंस लीजिए, कंसल्टेंट हायर कीजिए, लेकिन डिस्कशन करके। पहले के ज़माने में माँ बाप डिसीजन कर देते थे कि हाँ भाई इसको इंजीनियर बनाओ, इसको इलेक्ट्रिकल डालो, इसको मैकेनिकल डालो, इसको एमएससी करा लो, इसको ये करा लो। उस समय लोग पेरेंट्स के डिसीजन पे अपनी पढ़ाइयाँ करते थे। आज क्या हो रहा है, लोग खुद से चॉइस कर रहे हैं, आइदर किसी के कहने पे कर रहे हैं, आइदर किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैविली, मतलब बोलते हैं ना, ड्रेन आउट कर रही हैं लोगों के करियर को, ड्रेन आउट हो रहे हैं फटक खाली, और कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ लोग अपने इंडियन कल्चर में ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि विदेशों में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बट दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ योर करियर। इंडिया में 20 लाख कमाने वाला, अमेरिका में उसकी सैलरी बोलते हैं 80 लाख है, उसको लगता है बहुत है। नहीं, वो वहाँ के इकोनॉमिक स्केल के हिसाब से इंडिया के इकोनॉमिक स्केल से सिर्फ 5 या 7% ही वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे रहना महंगा है, अदर चीज़ें कॉस्टली है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। तो अपने यहाँ से कॉम्पिटिटिव थोड़ा बहुत ही है, इतना भी नहीं है। हाँ, वहाँ जा कर के मैंने एक चीज़ देखी है कि इंडिया में रह करके जो लोग सैलरी कमाते हैं तो खर्चा करने के लिए बहुत मस्त से खर्चा करेंगे, पैसे उड़ाएंगे, और वहाँ जाके क्या होता है, सेविंग करने लगते हैं लोग। तो वही जो सेविंग करते हैं तो पैसा बचता है, तो फिर सोचते हैं कि हाँ यार वो तो देखो वहाँ इतना अच्छा कमाया, बहुत पैसा सेव करके इंडिया में ला रहा है। नहीं यार, वो वहाँ पे जाके वो मजबूर होकर के, बेबस होकर के पैसे बचाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्केल उनको अच्छा लगता है कि बहुत हैवी स्केल है, चलो 2-4 साल जॉब करके पैसा सेविंग करते हैं और बाद में इंडिया में इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस मेंटालिटी पे वहाँ की जॉब चल रही है 80%। कुछ ही लोग हैं जो वहाँ पे जाके हैवी स्केल पे कर रहे हैं, तो वो अपना खर्चा भी करते हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता। बाकी ड्रेन आउट में ही सब ड्रेन आउट में ही जा रहे हैं सबके सब। तो ये जो सिचुएशंस जो मैंने आपको अभी डिस्कस की है, ये करियर गाइडेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को आप फोकस कीजिए, और अनवांटेड, अननेसेसरी अपने आप को जिगजैग डाइवर्शन मोड में मत लीजिए। अपना कोर स्ट्रीम का ही जॉब ऑप्शन लेने की कोशिश करें। बावजूद अगर किसी को कुछ लगता है कि नहीं, वो जो खुद से कर रहे हैं दैट इज़ बेटर, दे हैव देयर ओन चॉइस। मैं किसी को यहाँ पे फोर्स या इंसिस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। दीज आर दी माई ओपिनियंस, और ये ओपिनियंस मेरा खुद का अकेले का नहीं है। लास्ट 12 से 15 साल के बीच में मैं कई लोगों के साथ उठा बैठा, कई लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। कई ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पुराने फ्रेंड सर्कल है इंजीनियरिंग कॉलेज के जो थे उस समय,
तो उन लोगों से कभी चिट चैट हुआ, डिस्कशन हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तो दे आर शेयरिंग देयर ओपिनियंस ऑल्सो, जैसे मैं उनके साथ अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ, दे आर ऑल्सो शेयरिंग देयर ओपिनियन टू मी। और मेरे खुद के ही घर में आईटी इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अदर भी हैं सभी लोग मेरे घर पे, फैमिली में और घर के लोगों में। तो वो उनसे भी मेरी जॉब की डिस्कशन होती रहती है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ उनसे भी नॉलेज मिलती है, तो वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो शेयर करने के पीछे पर्पस वही है कि जिगजैग करने से बेटर है यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेट पाथ। जो आप ग्रेजुएशन कर लिए हो उसी ग्रेजुएशन के डायरेक्शन में चलो। आपका स्मार्ट वर्क, आपका टैलेंट, आपकी लॉयल्टी ही आपको उसी में सक्सेस अच्छे से अच्छा दे देगी। जिगजैग फील्ड में जाने से आप सोचेंगे तो उसमें हर कोई सक्सेस नहीं है। 5 to 10% लोग ही सक्सेस है, बाकी 90% लोग ड्रेन आउट होकर के फिर से उसी रास्ते वापस आ रहे हैं। तो बेटर वे कि आप अपना वो उतना पीरियड ऑफ ईयर्स खराब करके स्ट्रगल करने से अच्छा बेटर यू हैव टू चूज योर ओन पाथ। और जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं, बहुत उनका टैलेंट अच्छा है और उनको लगता है नहीं हम कर सकते हैं और वो हाईली मोटिवेटेड है ना, तो वो लोग कर सकते हैं। जिगजैग में होता है, कर लेते हैं वो लोग। लेकिन जिनके पास ये तीनों चीज़ों की कमी है, हाईली मोटिवेटेड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, मन में उनके 50 क्वेश्चन रेज होते हैं, या इधर दे आर इन कन्फ्यूज़न मोड, तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिगजैग पाथ पे कभी ना जाएं। यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेट पाथ। जो आपका स्ट्रीम है उसके स्ट्रीम, उसी स्ट्रीम में आप उसको कैच कीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए उसमें। ठीक है। वो जिगजैग में भी जाके 10% लोग ही सक्सेस होते हैं, लेकिन अपने कोर के हिसाब से अपने ही स्ट्रीम में रहने में वो सक्सेस 30 से 40% लोगों का हो जाता है। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस जो मैंने बताई सही बताई, इसमें मैंने कोई झूठ या कोई खुद की कहानी नहीं है। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप उसको करिए। आप हार्ड वर्क कीजिए, अपना स्मार्ट वर्क कीजिए, टैलेंट अपना रखिए, अपना कॉन्फिडेंट रखिए। आपको अपने ही सेक्टर में, अपने ही फील्ड में, अपने ही उसमें आपको सक्सेस अच्छी मिलेगी, क्योंकि उसमें सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहेगा। जिगजैग वाले में 5 to 10% लोग ही सक्सेसफुल है। तो 5 to 10% के लिए वही लोग ट्राई करें जिनमें ये 3 से 4 क्वालिटीज़ जो मैंने बताई अगर उनके अंदर है तो करें, लेकिन बाकी के लोग उसको ट्राई करने के लिए कभी गलती से भी ना करें, नहीं तो अदरवाइज ड्रेन आउट होने का ऑप्शन इजीली होने वाला है फिर उसमें। ठीक है। तो ये जो गाइडेंस मैंने दी है एक जनरल पर्पस के लिए दी है, बट दैट इज़ अ बेस्ट। जो मैंने मतलब द क्रीम डिस्कशन था वो यहाँ पे किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब किसी को मिसगाइड करना था, यहाँ पे मेरा वही था कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट ओपिनियन टू माई ऑल व्यूवर्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई करके निकल चुके हैं उनके लिए भी है, जो जॉब में है उनके लिए तो है ही है, और जो जॉब में अभी जाने वाले हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट मतलब ये जो मैंने सलाह दी है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हर चीज़ पैसे से मत तौलिए। आपको पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। आपको मेंटल पीसनेस भी रखना है, सेल्फ हैप्पीनेस भी रखना है, फैमिली के साथ भी आपको टाइम मिले उस तरीके की भी चीज़ों को सोचना है, और आपका करियर स्मूथ रहे। ऐसा नहीं कि आज जॉब किया, कल जॉब छूट गई, परसों फिर जॉब लग गई, फिर छूट गई। इस तरह के सिचुएशंस को भी सर्वाइवल करने का दिमागी तौर पे ऑप्शन रहना चाहिए। कभी रिसेशन है, कुछ है, तो आप वो भी सब देखिए ना कि कौन से सेक्टर में कौन से रिसेशन से किनको किनको फ़र्क पड़ रहा है, किस सेक्टर को नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिफरेंट ह्यूमन मेंटालिटी, डिफरेंट थिंकिंग और डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, तो फिर आपका डिफरेंट रिजल्ट्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको काफ़ी दिमागी तौर पे मेंटली आपको प्रिपेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ सोचे समझे तो उसके पीछे चारों पहलुओं को देखो, 5 पहलू 6 पहलू जो भी हैं सारे पहलुओं पर विचार करो। अपने आप को देखो कि मैं किस पहलू पे सेट हो रहा हूँ, मैं किस पहलू पे सेट हो रहा हूँ, उस पहलू पे विचार करके ही फिर आगे आप जाइए। किसी के कह देने पर, किसी के लालच में आके, किसी के बातों में बहक करके कोई भी लाइफ का डिसीजन मत लीजिए। क्योंकि अभी जो डिकेट्स आएंगे आगे के, जो 10 साल 20 साल 50 साल अभी आएंगे ना, दे आर टोटली मतलब बहुत ही जॉब के लिए स्ट्रगलिंग बढ़ने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं,
और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एप्लीकेशन है बढ़ते जा रहे हैं। पहले एम्प्लॉयमेंट 100 ओपनिंग होती थी तो 1000 एप्लीकेंट होते थे। आज 100 ओपनिंग के लिए कम से कम 5000 10,000 एप्लीकेंट्स हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि स्थिति क्या होने वाली है। गौर कीजिए, उस पर सोचिए, समझिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस रेज है, तो आप मुझे व्हाट्सअप 9054661285 पे कीजिए। वहाँ पे काफ़ी लोगों के व्हाट्सअप मुझे आते हैं तो मैं उनको गाइडेंस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। बट ये क्या है कि वो मेरा रूटीन व्हाट्सअप नहीं है तो कभी कभी रिप्लाई मैं लेट देता हूँ। बट एक बार अगर चालू हो गया मेरा कम्युनिकेशन तो कंटिन्यू फिर मैं उनको टाइम देता रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उस पर आपको कंटिन्यू हेल्प करता रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा। और जिज्ञासाएं मेरी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके जितने क्वेश्चंस होंगे तो दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव माय स्किल ऑल्सो, कि मुझे उनको और फाइंड आउट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए और क्या क्या चीज़ें लग सकती है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल द सॉल्यूशंस एट अ टाइम। जो नहीं हो पाएगा उसके लिए मैं दूसरे रिसोर्सेज करूँगा। हाँ, रही बात तो जॉब लगाने की या जॉब दिलाने की, तो मैं मेरे जॉब में उतना बहुत बिजी रहते हैं तो हर टाइम हर किसी से जॉब के लिए बातें नहीं हो पाती अदर जगहों पे, अदर फील्ड में। कुछ कुछ लोगों की हो जाती है बट कुछ कुछ कईयों की नहीं भी हो पाती है, तो उसके लिए कोई बुरा पे मत लगाना। बट ये है कि आपको मैं गाइडेंस और सोर्सेस और आपको आइडियाज़ दे दूंगा तो आप उसके थ्रू भी आप उसको अचीव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो किसी चीज़ को, मेरी बातों को गलत पे लेना नहीं, किसी चीज़ को माइंड नहीं करना। अगर कुछ कहीं चीज़ छूट जाए या कुछ कोई बात आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं लग रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके उस चीज़ का जस्टिफिकेशन ले लीजिए। आई हैव टू मेक क्लियर ऑल द थिंग्स, मतलब मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स हैं या आपके कोई क्वेरीज रेज हैं तो वो मैं उनको आपको क्लियर कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, उसमें मतलब कोई आपको असमंजस नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि अब ठीक है, वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं बताना है। और कुछ अगर रह गया, कोई क्वेश्चंस आपके मन में है, क्वेरीज है, तो यू हैव टू व्हाट्सअप ऑन मी, तो मैं आपको वहाँ पे गाइडेंस कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट मेरे सभी व्यूवर्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी नमस्कार, जो जॉब में जाने वाले उनको भी नमस्कार, जो जॉब में हैं उनको भी नमस्कार। गुड नाइट। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नया कुछ। आज का ये जो टॉपिक है ये स्पेशली एक्चुअल में आज थोड़ा सा उस सब्जेक्ट पे थिंकिंग मेरी चल रही थी, क्योंकि लास्ट वीक में कई इंटरव्यू हुए, आज भी लिए, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, एजेंडा प्रिपेयर होता रहता है कि समथिंग आई हैव टू गिव सम गाइडेंस। जो भी इंटरव्यू के लिए आते हैं ना उनको भी मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आप जाओ, उनको मैं बहुत समझाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ। बहुत लोग इंटरव्यू में उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाता है तो उनको मैं गाइड भी कर देता हूँ, भाई आप ये चीज़ करो, ये चीज़ सीखो, ये पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं अच्छा लगा तो हाँ ठीक है चलो मैं बाद में बात करता हूँ। मैं इतना कैजुअल इंटरव्यू कभी किसी का नहीं लिया हूँ। इवन दो मुझे लगे कि सामने वाला बुरा मान रहा है, मानो, लेकिन मैं उसकी सारी कमियां उसको बता देता हूँ, क्या उसमें अच्छा वो भी बता देता हूँ। और उसको यहाँ तक भी मैं बोल देता हूँ कि आप अगर कहीं और इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और आपने यहाँ क्या गलत किया जो आगे आपको नहीं करना है। सारी चीज़ें मैं उनको बोल करके ही भेजता हूँ। झूठी उम्मीदों पे नहीं उनको भेजता हूँ कि हाँ मैं तुमको कॉल करूँगा या एचआर तुमको हमारा कॉल करेगा। नहीं लेना है तो मैं बोल भी देता हूँ कि ठीक है यार, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी सुटेबिलिटी सही नहीं लग रहा है, तो मैं इमीडिएटली बोल भी देता हूँ कि मतलब नहीं हो रहा है या मतलब मेरे बस में नहीं होगा। सिंपली मैं बोल देता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि वो अननेसेसरी उम्मीद लेके क्यों उसको बैठा हूँ। इससे बेटर कि जाके दूसरा अपॉर्चुनिटी देखेगा ना वो तुरंत वो। तो इन सब चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ, तो इसलिए ऐसी कोई बात मैं मेरी तरफ से छिपा के नहीं रखता कि अननेसेसरी किसी कैंडिडेट को तकलीफ हो ऐसी कोई चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ और उस तरीके का काम करके देता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो मैं नमस्कार, गुड नाइट। और कोई क्वेरीज हो तो आप रेज कीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू।